लेट्स सी व्हाट आर नोमैड्स। नोमैड्स रियलिटी में वो लोग हैं जिनको हिंदी में खानाबदोश भी बोला जाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं अपने एनिमल्स के साथ फॉर द सर्च ऑफ फूड, तभी उनका नाम है खानाबदोश। इस चैप्टर में हम नोमैड्स के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। नाम तो आप लोगों ने सबने सुना ही होगा, गंगेज़ खान या चंगेज़ खान जिसको हिंदी में बोला जाता है, रियल नेम जिसका तेमुजिन हुआ करता था। कैसे उसने मंगोलियंस को, जो कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रोडक्टरी टर्म है, आपके चैप्टर की शुरुआत में लिखा गया है कि नोमैड्स एम्पायर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और एक ऐसा एम्पायर जिसने रोमन एम्पायर को भी पीछे छोड़ दिया, इतना एक्सटेंड जो कि रोमन एम्पायर का एक्सटेंड भी नहीं था। और नोमैडिक एम्पायर ने पूरे वेस्ट से लेकर ईस्ट तक के पूरे एरिया को कॉन्कर कर लिया। वेस्ट बोले तो कैस्पियन सी, बिजेंटियन एम्पायर, और उसके बाद ईस्ट बोले तो साउथ चाइना सी तक। ऐसा क्या किया गेंगिस खान ने, जो ट्राइब्स पहले आपस में लड़ा करते थे उनको यूनाइट किया। क्या उनके सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड थे, क्या उनके मिलिट्री रिफॉर्म थे, क्या उनकी अचीवमेंट्स थी, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आपके एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में लिखा है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है। क्यों ये कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है? क्योंकि देखिए, हम सबको पता है रोमन एम्पायर हो गया, चाहे जितने भी एम्पायर हो गए, उन्होंने जब भी स्टार्ट किया था अपना एम्पायर तो एक एक स्पेसिफिक लोकेशन से स्टार्ट किया था। यानी कि किसी भी एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, गवर्नेंस होना चाहिए, और कैसे आप एक ही जगह पर स्थित रह सकते हो, आपका पैलेस होगा, आपका महल होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। पर नोमैड्स का तो ऐसा था ही नहीं। उनका नाम ही ये कहता है कि वो खानाबदोश थे। में लिखा है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है। क्यों ये कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है? क्योंकि देखिए, हम सबको पता है रोमन एम्पायर हो गया, चाहे जितने भी एम्पायर हो गए, उन्होंने जब भी स्टार्ट किया था अपना एम्पायर तो एक एक स्पेसिफिक लोकेशन से स्टार्ट किया था। यानी कि किसी भी एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, गवर्नेंस होना चाहिए, और कैसे आप एक ही जगह पर स्थित रह सकते हो, आपका पैलेस होगा, आपका महल होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। पर नोमैड्स का तो ऐसा था ही नहीं। उनका नाम ही ये कहता है कि वो खानाबदोश थे, कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। तो कैसे उन लोगों ने पूरे एम्पायर को, यानी कि पूरे यूरोप के पार्ट को अपने अंदर हथिया लिया था, और कैसे पूरे चाइना के 3 रेल्म को उन्होंने कॉन्कर कर लिया, जो कि गंगेज़ खान का मेन एम भी था। तो आइए शुरू करते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, nomadic empire was also known as the Mongolian Empire. They came from the present day Mongolia. The whole Mongolian Empire was spread in Mongolia, Russia and China. अगर आप बात करें कि अभी प्रेजेंट डे पे मंगोलियंस कहाँ पे, तो वो एक पर्टिकुलर कंट्री है मंगोलिया, से वहाँ पे रिजाइड करते हैं, कॉम्पैक्ट करके रह गए हैं। वो फर्दर हिस्ट्री की बात है कि कैसे जिसका एम्पायर इतना ज़्यादा एक्सटेंट तक फैला हुआ, तो वो फाइनली आज प्रेजेंट डे पे मंगोलिया पे ही कैसे रिजाइड करता है। पर अगर उस टाइम पे देखा जाए, जो कि हम पढ़ेंगे 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी के बाद की बात है, जहाँ पे मंगोलियन एम्पायर ने अपने आप को बहुत अच्छे से स्टैब्लिश कर लिया था, तो वो था अभी प्रेजेंट डे रशिया का पार्ट, चाइना का पार्ट, और इवन अपने सिंध का पार्ट, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसके कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स। कैसे मंगोलियन एम्पायर स्प्रेड था। हिस्टोरिकली बोथ द टर्म्स नोमैड्स एंड एम्पायर आर डिफाइंड विद कॉन्ट्रडिक्शन। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, ये उसी की स्टेटमेंट है। एंड मेनी डिबेट्स, बट इन कॉन्टेक्स्ट वी सी दिस एज द एम्पायर स्टैब्लिश्ड बाय द मंगोल्स हु वर मेनली अंडर डेवलप्ड नोमैडिक ट्राइब्स। आप कबीले ही तो थे, नोमैडिक कबीले थे, तो कैसे आप लोगों ने इतना बड़ा एम्पायर कर लिया? स्टिल दे फॉर्म्ड द फर्स्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। अभी तक आपने यही सुना था कि रोमन एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर है, लेकिन आज आप पढ़ लीजिए कि रोमन एम्पायर को भी एक्सीड कर दिया था किसने? नोमैडिक एम्पायर ने। मंगोलियंस वर अ ग्रुप ऑफ ट्राइब्स, एक डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल, मतलब उनके अंदर बहुत सारे ट्राइब रिजाइड किया करते थे। द मंगोल्स वर अ डाइवर्स बॉडी ऑफ ट्राइबल पीपल हु स्पोक सिमिलर लैंग्वेजेस। इनमें लड़ाई ही भले ही कितनी चले, पर इनकी सिमिलरिटी थी, इनकी लैंग्वेज, जिसके कल्चर भले ही अलग थे, लेकिन लैंग्वेजेस से ही यूनाइट होते थे। देयर एम्पायर स्प्रेड फ्रॉम कैस्पियन सी इन द वेस्ट टू द साउथ चाइना सी। दे वर ऑल्सो कॉल्ड स्टेप ड्वेलर्स। ये स्टेप मतलब ही क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि स्टेप का मीनिंग क्या है। देखिए, स्टेप का सिंपल मीनिंग है एक फ्लैट ग्रासलैंड। फ्लैट ग्रासलैंड जो कि रिजाइड करता है, जो कि आपके कहाँ प्रेजेंट डे टेम्परेट जोन में। अब टेम्परेट जोन कौन सा होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से या पोलर जोन के बिटवीन में जो एरिया आता है। ये जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, ये पूरा आपका फ्लैट ग्रासलैंड है, जो कि प्रेजेंट डे अभी आप मैप में देख रहे हैं, ये स्टेप लैंड पूरा है। यहाँ पे रशिया, चाइना, इवन इंडिया का भी कुछ पार्ट, और रशिया का स्पेसिफिकली साइबेरियन पार्ट आता है आपका फ्लैट ग्रासलैंड, जिसका नाम आप स्टेप भी बोला जाता है या स्टेप लैंड भी बोला जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि मंगोलियन स्टेप ड्वेलर्स थे। It spread from Russia, कज़ाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप एंड साइबेरिया। इन सब पार्ट में
कुछ पर्टिकुलर एरिया है जिनको स्टेपलैंड बोला जाता है। स्पेसिफिकली जो नोमैड्स यहाँ पे जाते थे चरवाहे थे। नोमैड्स आपके दो पार्ट में डिवाइडेड थे, एक थे आपके हंटर और गैदरर्स और एक थे आपके पैस्टरलिस्ट। तो जो पैस्टरलिस्ट थे वो अपने भेड़ बकरियों को, गाय भैंसों को या कैटल को यहाँ पे ले जाया करते थे चरवाने के लिए। Genghis Khan established a vast nomadic empire. His empire was extended from Persia to Peking. ये बात कर रहा है वेस्ट से ईस्ट तक की, तो वेस्ट में पर्शिया से लेकर ईस्ट में पेकिंग, जो कि चाइना का उस टाइम पे एक एम्पायर हुआ करता था, उसके बाद, और साइबेरिया यानी कि नॉर्थ में रशिया का साइबेरियन पार्ट से साउथ में आपका सिंध पार्ट, जो कि अभी मैंने बताया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। कुछ ही पर्टिकुलर पार्ट यानी कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश और सम पार्ट्स ऑफ पंजाब, जो कि आपके बुक में मेंशन नहीं है, वहाँ तक आया था, पर यहाँ की गर्मी की वजह से वो वापस लौट गया। और भी बहुत सारे पर्टिकुलर रीज़न थे। उस टाइम पे उसको मेन उसका एक आइडिया था कि उसको चाइना को ही कॉन्कर करना है। ही मेड काराकोरम द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। ये वो काराकोरम रेंज की बात नहीं कर रहा है। अभी आपको पता होगा काराकोरम रेंज जो कि आपके कश्मीर, पाकिस्तान, चाइना, इन सब एरियाज़ को टच करते हुए निकलता है, पर ये उस टाइम पे काराकोरम उसने बहुत आगे चल के अपना कैपिटल बनाया था। ये पूरा पर्टिकुलर एरिया है, ये जो काराकोरम जो एक आपको स्टार मार्क दिख रहा है, ये उसका कैपिटल था। गोबी डेजर्ट, जिन डायनेस्टी, इन सब को हरा के ये जो रेड पार्ट है ये पूरा आपका मंगोलियन एम्पायर हुआ करता था। नोमैड्स, फाइनली हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। नोमैड्स कौन थे? नोमैड्स वर पैस्टरलिस्ट एंड हंटर एंड गैदरर्स। दो पार्ट मैंने बोला कि ये डिवाइडेड थे, पैस्टरलिस्ट थे और हंटर एंड गैदरर्स थे। जो पैस्टरलिस्ट थे वो आपके सदर्न पार्ट में रिजाइड करते थे मंगोलियन एम्पायर के, और जो हंटर गैदरर्स थे वो साइबेरियन के फॉरेस्ट में वहाँ पे हंटिंग किया करते थे। मोस्टली एग्रीकल्चरल पॉसिबल था, लेकिन इतना नहीं कि वो पूरे सीज़न यानी कि पूरे 12 महीने उस पर डिपेंड हो सके। इसीलिए चाइनीज़ काउंटर पार्ट से क्या किया करते थे, ट्रेडिंग किया करते थे, यानी कि बार्टर सिस्टम पे। क्योंकि हंटर और गैदरर्स थे तो वो सारी स्किन, शीप स्किन और जितने भी हंटिंग किया करते थे या मीट, ये एक्सचेंज करते थे किसको? चाइनीज़ काउंटर पार्ट को देते थे, और उनसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लिया करते थे, यानी कि खाने की चीज़ें, मिलेट हो गया, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, ये सारी चीज़ें। एग्रीकल्चर पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट की वजह से, वेदर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हुआ करता था, मिट्टी को खोदना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। देयर स्टेपल डाइट इंक्लूडेड मीट एंड मिल्क। Mongolians lived in tents and traveled with their herds. जैसे कि उनका नाम ही है नोमैड्स, वो एक जगह नहीं रहते थे, वो टेंट में रहा करते थे और अपने हर्ड के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। दो दे वर अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स, स्टिल देयर कल्चरल टाइज यूनाइटेड द पीपल ऑफ मंगोल। देयर सोसाइटीज़ वर डिवाइडेड इन पेट्रीलिनियल लीनेजेस। पेट्रीलिनियल लीनेजेस होती क्या है? जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारे कंट्री में शुरुआत में पेट्रियार्कल सिस्टम चलता था, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी होगी दादा की या परदादा की, वो मेल जनरेशन को ही जाएगी, फीमेल को नहीं जाएगी, जहाँ पे पेट्रियार्की यानी कि मेल डोमिनेंस हुआ करता था। वेयर लैंड, थ्रोन, प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड थ्रू द मेल लीनिएज। इन लेमन टर्म्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। The richer the family were, the more animals and pasture land they had. Rich families were more influential in the local पॉलिटिक्स। वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम था जो जितने ज़्यादा पैसे वाला है, देखिए प्रेजेंट में भी आपको देखने को ही मिलता ही है, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा उसकी उतनी धाक, उसका उतना डोमिनेंस। तो ये आज की चीज़ नहीं है, ये बहुत पहले से चली आ रही है कि जितनी ज़्यादा रिच फैमिली होगी, जितना उसके पास पैसा होगा, जितना वहाँ पे पैसा नहीं सॉरी जितना उसके पास एनिमल होगा, जितना पैस्टर लैंड होगा, वो उतना रिच होगा और उसका इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा लोकल पॉलिटिक्स में होगा। इवन वहाँ के जो ट्राइबल हेड थे उनको भी इन्हीं लोगों से चुना जाता था, रिच फैमिलीज से। लिटरेचर एंड सोर्सेस की अगर बात करें कि हमको कहाँ से पता लगा, देखिए आपने कभी भी देखा होगा कि सुना होगा बहुत बार कि गेंगिस खान एक बहुत ही क्रूअल लीडर था, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने लोगों को मारा। ऐसे तो बहुत सारे क्रूअल लीडर थे, ऐसे तो हिटलर, जोसेफ स्टालिन, मुसोलिनी, ये बहुत सारे लोग। लिटरेरी एंड सोर्सेस, मंगोल्स themselves did not produce any literature। देखिए आपने काफ़ी जगह काफ़ी लोगों से भी सुना होगा, अरे बहुत क्रूअल लीडर हुआ करता था, उसने बहुत लोगों को मारा, जिंदा जला देता था। देखिए क्रूअल लीडर्स तो आपके जोसेफ स्टालिन, हिटलर, मुसोलिनी, ये सारे लोग भी थे, पर इनके बारे में इतना बुरा क्यों नहीं सुनने को मिलता? रियलिटी ये थी क्योंकि जिस एरिया को ये कॉन्कर करता था वहीं के जो क्रॉनिकलर्स थे, यानी कि वहीं के जो ऑथर थे, वो लोग लिखा करते थे उसके बारे में। तो देखिए सिंपल सा फैक्ट है, अगर आपके एरिया में कोई ज़बरदस्ती अटैक कर रहा है तो उनके बारे में आप अच्छा तो बोलोगे नहीं। तो यही चीज़ जो उनके क्रॉनिकलर्स थे वो थे, ये ट्रैवलॉग्स वो थे जहाँ पे गेंगिस खान ने ऑलरेडी अटैक कर दिया था, ये वो लिटरेचर और ट्रैवलर्स लिखा करते थे।
Buddhist, Confucian, Turkish, Christian, and Muslim. These authors have often produced biased and ignorant reports of the nomadic empire. Biased आपको पता ही है क्यों, ignorant report बहुत सारी अच्छी चीज़ों को भी नकार देना। एक ऐसे ही बहुत ट्रस्टवर्दी अकाउंट था ऑफ द मंगोल्स का जिन्होंने इतना बायस नहीं लिखा, अनबायस लिखा, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स। इट इज़ रिटन बाय इगोर दे राशवेल्ट्स। Genghis Khan and the Mongol Empire. Before studying further, we should know some basic and main players and tribes of the Mongols. अभी हम गेंगिस खान और पूरे मंगोल एम्पायर के साथ क्या रिलेशन था, उसकी क्या हिस्ट्री थी, कैसे उसने बहुत ही एक क्रूशल चाइल्डहुड से होते हुए एक इतना बड़ा लीडर बना, उसके बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये पढ़ लीजिए कि वो कौन से क्लैन से बिलोंग करता था, उसके दुश्मन वाले ट्राइब कौन सा हुआ करती थी, इन सब के बारे में। बोर्जेगिड गेंगिस खान के क्लैन का नाम था। बोर्जेगिड क्लैन केरियत तुगरिल ओंग खान फ्रेंड टर्न एनिमी। जो गेंगिस खान का फादर था तुगरिल यानी कि ओंग खान, उसका मित्र हुआ करता था, यानी कि ब्लड ब्रदर या अंडा हुआ करता था। ब्लड ब्रदर को उनके लैंग्वेज में अंडा भी बोला जाता है, जो कि शुरुआत में तो फ्रेंड था लेकिन बाद में वो दुश्मन बन गया। खौनगिरात ट्राइब, बोर्तेस ट्राइब, बोर्ते कौन था? गेंगिस खान की वाइफ। एनिमी ट्राइब्स ऑफ गेंगिस खान कौन कौन से थे? नैमांस, नैमांस ने तो इनके नाक में बहुत दम किया था। टाटर्स, मर्किट, मर्किट जिसने बोर्ते को किडनैप कर दिया था। टाटर्स वो ट्राइब है जिसने गेंगिस खान के फादर को मरवाया था। तेमुजिन, गेंगिस खान की फैमिली के बारे में। तेमुजिन कौन था? 1162 में या 67, इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है हिस्ट्री में। गेंगिस खान की फैमिली के बारे में। तेमुजिन कौन था? 1162 में या 67, इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है हिस्ट्री में। इस टाइम पे ये पैदा हुआ था ओनोन रिवर के पास और इसकी मृत्यु हुई 1227 यानी कि 1227 में। ये सारी CE की बात चल रही है, यानी कि AD की बात चल रही है, एनो डोमिनी या कॉमन एरा की। गेंगिस खान का रियल नेम था आपका तेमुजिन। फादर का नाम यसुगे, मदर का नाम एलन। एल्डेस्ट सन जोची, ही वॉज द सन ऑफ बोर्ते एंड मर्किट्स चीफ्टेन हु किडनैप्ड हर। अभी आपके बुक में ये नहीं बताया स्पेसिफिकली, यहाँ पे तो ये बताया कि जोची ही सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन बोर्ते का एक दूसरा भी बच्चा था जिस क्लैन ने किडनैप कर लिया था। उस क्लैन के लीडर ने बोर्ते के साथ एक बच्चा किया था, ये उसकी बात कर रहा है। जोची सन बातू, बातू स्पेसिफिकली इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि इसका एक अलग पार्ट आएगा। सन्स ऑफ बोर्ते एंड तेमुजिन, बोर्ते और तेमुजिन के यानी कि गेंगिस खान के जो बच्चे थे, जो उसके खुद के सगे थे, वो थे आपके शागाटाई, ओगदे और तोलोई। इनको छोड़ के जो जोची इनका था, जोची तेमुजिन का बच्चा नहीं था, जोची बोर्ते और बोर्ते और जो मर्किट का चीफ्टेन था यानी कि उसका सरदार था, उसका बच्चा था। पर तेमुजिन ने कभी भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया और तेमुजिन ने जोची को भी अपना ही सगा बच्चा माना। इससे पहले कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि गेंगिस खान का मेन इंटरेस्ट चाइना में ही था, तो चाइना भी उस टाइम पे 3 डिवीजन या 3 रेल्म में बटा हुआ था। एक तो था सीसिया पीपल ऑफ तिब्बतन ओरिजिन इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। एक था द जर्कन डायनेस्टी हुज चिन डायनेस्टी रूल्ड नॉर्थ चाइना। जर्कन वो लोग थे जिसकी चिन डायनेस्टी ने नॉर्थ चाइना को कहाँ से रूल किया था? पेकिंग से। इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये बड़ा ही एक ट्विस्ट करके यहाँ पे NCERT में दिया गया है। द जर्कन्स, जर्कन्स उन लोगों को बोला गया जिनकी चिन डायनेस्टी ने नॉर्थ चाइना को रूल किया पेकिंग में रह के। क्लियर है? द संग डायनेस्टी हु कंट्रोल्ड दी साउथ चाइना। धीरे धीरे करके गेंगिस खान ने इन तीनों को ही हराया और वहाँ पे अपना मंगोलियन एम्पायर को स्प्रेड कर दिया। ख्वारिज़्म, प्रेजेंट डे तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ख्वारिज़्म यहाँ पे बहुत बार आएगा तो ये ध्यान रखना। रूलर ऑफ ख्वारिज़्म का नाम था सुल्तान मोहम्मद। निशापुर एक सिटी थी प्रेजेंट डे ईरान में। निशापुर का भी एक छोटा सा पार्ट है। निशापुर में रियलिटी में हुआ क्या था, जब गेंगिस खान ने अपने सरदारों को या अपने बहुत बड़े मिलिट्री लीडर्स को निशापुर जैसे सिटी में या ख्वारिज़्म की सिटी में भेजा था, तो वहाँ के प्रिंसेस को मार दिया गया था। किसने मारा? ये निशापुर के राजा ने मारा। अब जब निशापुर के राजा ने इनके मिलिट्री लीडर्स को और प्रिंसेस को मार दिया मंगोलियन एम्पायर के, तो गेंगिस खान को ये बात पता लगा। गेंगिस खान ने वहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया कि कुत्ते बिल्ली तक को वहाँ पे मार दिया जाए और कुछ 3 फीट से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो 18 साल का कोई लड़का लड़की हो, सबको डस्ट में मिला देना और जिंदा ही मार देना है। अब आइए हम पढ़ते हैं तेमुजिन यानी कि गेंगिस खान, यूनिवर्सल रूलर। गेंगिस खान का रियल में मतलब ही यूनिवर्सल रूलर है। ये एक नाम नहीं है, ये एक पोस्ट है जो कि उसको क्यूरलटाई ने दी थी। वो भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे क्या है। और उसका रियल नेम था तेमुजिन।
Genghis Khan was born sometime around 1162 CE near the Onon River in the north of the present day Mongolia. उनका नाम तेमुजिन था. ही वॉज अ सन ऑफ येसुगे, जैसा कि अभी हमने देखा, चीफ्टेन ऑफ द कियात. कियात एक ट्राइब थी जो कि बोर्जिगित क्लैन से रिलेट करती थी. ठीक है, ग्रुप ऑफ फैमिलीज. चीफ्टेन यानी कि सरदार, येसुगे गेंगिस खान के फादर का नाम, यानी कि तेमुजिन के फादर का नाम. आप प्लीज़ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना तेमुजिन और गेंगिस खान में. तेमुजिन उसका रियल नेम था और गेंगिस खान एक पोस्ट थी जो कि काफ़ी समय बाद उसको मिली थी. हिज फादर वॉज मर्डर एट एन अर्ली एज एंड हिज मदर ओलन एके रेस तेमुजिन. हिज ब्रदर्स एंड स्टेप ब्रदर्स इन ग्रेट हार्डशिप. ये बात सच है कि पिता के मरने के बाद उसकी ट्राइब ने ही बाहर निकाल दिया तेमुजिन को, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, जब तक फैमिली इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत एनिमल्स हैं उसके पास, हर्ड्स हैं उसके पास, तभी उसका पॉलिटिकल सिनेरियो में इन्फ्लुएंस होगा. पर जैसे ही वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जैसे ही पिता का हाथ सर से हट गया, वैसे ही इन सब को, तेमुजिन को, उसके स्टेप ब्रदर्स को, उनकी माता को बाहर निकाल दिया गया ट्राइब से. तो इसीलिए उनके बचपन के दिन बहुत हार्डशिप में भी थे. ही ऑल्सो मैनेज टू मेक इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स. द यंग बोगुरचू ही एक ऐसा एलाई था जो ना तो आने वाले समय में कभी दुश्मन बना, और सबसे पहला उनका यंग दोस्त भी बोगुरचू ही माना जाता है. ही रिमेन्ड अ ट्रस्टेड फ्रेंड. और उसके बाद थे उसके जामुका यानी कि उनका ब्लड ब्रदर को अंडा भी बोला जाता था. जामुका इनका वही ब्लड ब्रदर है जो आने वाले समय पे इनका दुश्मन बनने वाला है. उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्यों बनता है वो दुश्मन. तेमुजिन वॉज एनस्लेव्ड, kicked out from his tribe because his father died and no dominance of his father was present. Temujin for some time restored the old alliance with the ruler of Keryets, ओंखान या तुगरल. ओंखान और तुगरल एक ही चीज़ है, और केरियट का रूलर था ओंखान या तुगरल. एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत समय लगा गेंगिस खान को. यहाँ पे इतनी सारी हिस्ट्री आपको पढ़ाई नहीं जाएगी अभी, लेकिन बेसिक चीज़ बताया गया. जैसे ही उसने चाइल्डहुड में अपना बहुत सफ़र किया, उसके बाद धीरे धीरे उसने दिमाग लगाया कि इन सब ट्राइब को मैं इकट्ठा करके, या जितने मेरे अलायंस हैं पुराने मेरे पिता के, उनको मैं एक साथ कर लूँ. और जिन जिन ने मेरे पिता को मारा है, यानी कि टाटर ट्राइब हो गया, इन सबको मैं मार ही क्यों ना गिरा दूँ. इनको मारने के बाद मैं यूनाइट क्यों ना करूं सारे ट्राइब को. और ये ध्यान रखिएगा कि जो येसुगे को, यानी कि गेंगिस खान के फादर को जो मारा था, वो उस टाइम पे शायद ऐसा बोला जाता है कि उसकी शादी में मारा था, क्योंकि गेंगिस खान को बहुत छोटी ही उम्र में, या 9 या 10 साल में, बोरते से शादी करवा दी थी. किसने? येसुगे ने, गेंगिस खान के फादर ने. तो गेंगिस खान जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि मैं अपने ओल्ड अलायंसेस के साथ अपनी संबंध क्यों ना मैं रिस्टोर करूं. तो उस टाइम पे जो कैरियर ट्राइब थी, उनका जो रूलर था ओंग खान या तुगुरिल, उनके साथ इन्होंने संबंध बनाए. इनकी हेल्प लेके तेमुजिन ने जो एनिमी क्लैन थे उन सबको डिफीट किया, और जो कैरेट थे जिन्होंने बोरते को, यानी कि उनकी वाइफ को किडनैप किया था, उनको वापस लेके आ गए. एज टाइम वेंट ऑन, जमुखा हु वॉज वंस अ ब्लड ब्रदर स्टार्टेड हैविंग आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विद तेमुजिन. ये बात सच है, जमुखा और गेंगिस खान की जो मेन लड़ाई थी वो आइडियोलॉजी की थी. अब किस आइडियोलॉजी की थी देखते हैं. जमुखा बिलीव्ड इन ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेसी. ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेसी का मतलब कि फैमिली से अगेंस्ट जाके कोई भी हमारा रूलर या हमारे रूलिंग कंपनी में काम नहीं कर सकता है. रियलिटी ये थी, जमुखा का ये मानना था कि जो एरिस्टोक्रेसी चली आ रही है, यानी कि बाप का बेटा बनेगा राजा, फिर उसका बेटा बनेगा, ऐसे ऐसे सिर्फ फैमिली के ही पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, एरिस्टोक्रेसी में, या राजा बन सकते हैं. पर तेमुजिन का ये मानना था कि अगर मेरिटोक्रेसी पे बिलीव करता था तेमुजिन ये बोलता था कि अगर आउटसाइड ऑफ द फैमिली से भी एक ऐसा अच्छा लीडर है जो कि अच्छा पढ़ा लिखा है, जिसकी टैक्टिक्स बहुत अच्छी है, तो उनको भी आप लीनिएज में इंक्लूड कर सकते हो, उनको भी आप एरिस्टोक्रेसी में ला सकते हो. तो इसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बीच में इन दोनों में लड़ाई होना चालू हुआ. आफ्टर सम टाइम जमुखा वॉज डिफीटेड बाय गेंगिस खान एंड देन तेमुजिन फेल्ट कॉन्फिडेंट इनफ टू मूव अगेंस्ट द अदर ट्राइब, एज इन द पावरफुल टाटर्स, जो कि उसके पिता के कौन थे? असासन थे. इवन ओंग खान ऑफ कैरियट्स इन 1203, हु वॉज वंस हिज एलाई, became his enemy because Temujin wanted to unite all the tribes under one leader himself. और हुआ ये कि जैसे ही ओंग खान भी इनका दुश्मन बना, अब तो बहुत पावर पे आ चुका था गेंगिस खान, अब तो बहुत सारे एरिया को कन्कर करके उन्होंने अपने अंडर कर लिया था. देखिए वहाँ का पैटर्न ऐसे चलता था कि जैसे एक ट्राइब ने दूसरे ट्राइब को हरा दिया, तो वो सारे ट्राइब जिस ट्राइब ने हराया है उस लीडर के अंडर आ जाएंगे, और उनकी मिलिट्री सर्विसेज को भी प्रोवाइड करना पड़ेगा. जैसे कि अगर गेंगिस खान ने टाटर्स को हराया, तो गेंगिस खान के अंडर में अब टाटर ट्राइब वाले भी काम किया करेंगे.
एक फ़न फैक्ट, गेंगिस खान बोला जाता है कि अभी प्रेजेंट डे में अगर मंगोलिया में और आप सेंट्रल एशिया में चले जाएँ तो हर 200 पर्सन में से एक जो आपको पर्सन मिलेगा वो गेंगिस खान का डिसेंडेंट होगा। अच्छा, ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि बड़े रंगीन मिजाज के आदमी थे गेंगिस खान। हर जगह जहाँ जाते थे वहाँ पे अपने बच्चे छोड़ दिया करते थे। ये ऐसे करते थे कि जिस ट्राइब को ये हराते थे उस ट्राइब का जो चीफ्टेन हुआ करता था उसकी बीवी के साथ ये संबंध बना लेते थे और फिर इनके बच्चे हर जगह 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 फैल जाते थे। तो इसलिए प्रेजेंट डे अभी रिसेंटली सर्वे में आया है। आगे चलते हैं। ही ऑल्सो डिफीटेड द नैमान पीपल, वेस्टर्न ट्राइब ऑफ मंगोलिया। अभी नैमान पीपल से फिर से दोबारा इनकी लड़ाई होगी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कम्प्लीटली इनको हरा ही दिया है। इन फाइनल 1206 आफ्टर फाइनल डिफीट ऑफ जमुखा। हाँ जी, पहली लड़ाई में जमुखा के हार गया था गेंगिस खान, फिर उसके बाद दोबारा हराया गया। एंड द नैमान पीपल, क्यूरल्टाई ने ये डिसाइड किया कि तेमुजिन को गेंगिस खान बोला जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल रूलर बोला जाएगा, खान्स ऑफ खान्स बोला जाएगा और एक्सेप्ट किया जाएगा कि ये हमारा सुप्रीम लीडर है। अब ये क्यूरल्टाई वर्ड का मतलब क्या होता है? जितने भी ट्राइब को हराया गया था, इनके जितने भी सरदार थे उनके ग्रुप को बोला जाता था क्यूरल्टाई। समझ लीजिए हमारी जो लोकसभा है उतने जितने भी एमपीज़ है उन सब के ग्रुप को लोकसभा बोला जाता है, बस यहाँ पे उस ग्रुप को क्यूरल्टाई बोला जाता है, क्योंकि वही बेसिक फैसले, पॉलिसीज़ और मिलिट्री रूल्स जो भी करना था लिया करते थे क्यूरल्टाई। दे डिसाइडेड टू नेम तेमुजिन एज द गेंगिस खान, यूनिवर्सल रूलर, क्योंकि कहीं से प्रोफेसी आई थी गेंगिस खान को कि अगर वो ज़िंदा रहा बहुत लंबे समय तक तो वो आधे दुनिया को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा और कनकर कर लेगा। बट बिफोर द क्यूरल्टाइज डिसीजन, गेंगिस खान वांटेड टू रीऑर्गेनाइज हिज मिलिट्री इन अ मोर डिसिप्लिन्ड मैनर एंड अ मोर इफेक्टिव वे। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में कि कैसे गेंगिस खान ने अपने मिलिट्री को एक डिसिप्लिन मैनर में यूनाइट किया और कैसे जितनी भी इधर उधर बिखरी हुई थी ट्राइब उन सब के लिए एक सिंगल यूनिट बनाया मिलिट्री में, सबको मिक्स करने के लिए, जिससे कि यूनिटी रहे, इंटेग्रिटी रहे। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इस चैप्टर के एंड में जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी डिस्कस करूँगा जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप सबको ही समझ में आया हो। कोई भी जो आपके डाउट्स होंगे वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में स्पेसिफाई कर दीजिए। थैंक यू।